आरोग्य भव सीरीज के तहत गोरखपुर में आप जानते होंगे कि एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में डॉक्टर तुलिका पांडे की अपनी एक पहचान है और वो यहाँ बेतिहाता में प्रैक्टिस करती हैं। और आप संत विनोबा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देवरिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। एक आपकी विशेषज्ञता ये है कि आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी से एमए करने के बाद पीएचडी आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और इसके अलावा आप यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से जो है परीक्षा पास करने के बाद आप यहाँ संत विनोबा में नियुक्त हुई। आप एक साइकोलॉजिस्ट, सीबीटी एंड हाइपोथेरेपिस्ट भी हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज हम लोगों के मेंटल हेल्थ के आ रहे हैं। आप फीमेल के मामले में अगर जो कहें तो फीमेल साइकोलॉजिस्ट में आप गोरखपुर में मुझे लगता है कि आप अकेले ही हैं। बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के जीवन में आती हैं। बहुत से आज यंगस्टर्स कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो प्यार है, इस प्यार के बीच कब खटास आ जाए और कब आप हताश हो जाते हैं, ये सारी भी स्थितियां आती हैं। तो आज हमने डॉक्टर तुलिका पांडे को बुलाने के पीछे मकसद यही है कि आप सबके बीच जो बहुत सारी समस्याएं आपकी मेंटल, आपको नींद नहीं आती है, कई बार आप मोबाइल गैजेट्स पे इतने बिजी हो जाते हैं कि उससे अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। तो रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, एक अवसाद, तनाव, इन सारी स्थितियों से आप गुजरते रहते हैं। तो एक मनोचिकित्सक के रूप में डॉक्टर तुलिका पांडे से आज हम आपसे जुड़े सवालों पर और आपके जो फीडबैक आते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमको फोन भी करते हैं, तो उस पर बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर तुलिका जी का अपने स्टूडियो में, इनके बारे में एक बात और बता दूं कि इनके पिताजी डॉक्टर रवीश चंद्र पांडे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी विभाग में रहे और इस समय सेवानिवृत्त हैं। और पूरा परिवार एक तरह से बहुत एकेडमिक है, इनकी और भी जो बहनें हैं। तो आज हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर तुलिका पांडे का लाउडस्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से अभिनंदन करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपके सामने तो रोज ही केसेस जाते रहते हैं तमाम परिवारों में। जैसे लड़कियों में भी एक तरह से कई परिवारों में ये समस्या आती है कि लड़की बड़ी हो गई तो अब शादी करनी है, लड़की कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। एक दोनों परिवार में ही एक तरह से गार्जियंस और बच्चों के बीच में एक मत वैभिन्न होना और इसको लेके एक टकराहट भी होती है। इस तरह के केसेस भी आपके पास आते होंगे। तो आप किस तरह से इसमें लोगों के मनोविज्ञान को किस तरह से आप पढ़ रही हैं, क्योंकि आपके पास केसेस बहुत आते हैं, किस तरह के, तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि इस पर आप बताएं। नहीं, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि अभी फैमिली का प्रेशर होता है कि लड़कियां, उनकी बेटियां शादी क्यों नहीं कर रही हैं। बट लड़कियों के साथ में सर ये है कि एक तो ये जो सोशल मीडिया है और प्लस जो केसेस आप आए दिन देखते आ रहे हैं, और लड़कियां जो है, अब लड़कियां भी पढ़ लिख रही हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की भाई उनको भी लगता है हम इंडिपेंडेंट हो। तो एक तरफ इंडिपेंडेंस आ रही है और दूसरी तरफ ये जो मैरिज के ड्रॉबैक्स हैं और जो इस तरह के एड्स होते हैं, जो इस तरह की प्रोग्रामिंग्स हम लोग को हर जगह दिखने को मिलती है कि शादी के बाद लॉस किसका हो रहा है। मेल का तो कहीं भी कोई लॉस नहीं है ना। फीमेल अपने करियर में भी कॉम्प्रोमाइज करे, फैमिली इश्यूज में वो इंडिपेंडेंटली अकेले ही सब कुछ संभाले,
और फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट करे जिस घर में वो जा रही है, तो इतनी सारी इनसिक्योरिटीज उसको लगने लगती है। तो उसको लगता है इससे बेटर है कि मेरी चूज करे कि हम अपने फैमिली में मस्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हमारा जैसे मन करे वैसे खर्च करे, जहाँ मन करे वैसे घूमे। तो इंडिपेंडेंस उनको ज्यादा प्रिय लग रही है। और शादी के बाद की जो सिचुएशन है जहाँ उनको भी पता नहीं कि शादी कैसी होगी, और जो इतने सारे केसेस जहाँ शादी फेल हो रही है, उसके वजह से इतनी इनसिक्योरिटीज उनको शादी को लेके आ गई है कि वो लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। और कंफर्ट जोन ये है कि वो अपने करियर पे ध्यान दे और जहाँ है वो आराम करे, आराम से रहे। एक तो तनाव लोगों के अंदर, जैसे लोगों का रूटीन, पहले परिवार जो है संयुक्त परिवार होते थे, तो संयुक्त परिवार तो खत्म हो गए, एकल परिवार हो रहे हैं। तो लोगों में मैं देखता हूँ, आमतौर पे आपके पास इस तरह के केसेस भी आते होंगे कि एक असुरक्षा की भावना, एक तनाव, एक आगे की क्या होगा, इस तरह की प्रवृत्तियां। तो आप लोग इसका किस तरह से आप, जैसे आपको इस तरह के जो केसेज आते हैं उनको किस तरह से आप लोग इसको ठीक करते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आजकल तनाव तो बहुत कॉमन चीज है। मतलब एक छोटे बच्चे से लेके बड़े लेवल तक इंसान से बात करी तो आए दिन मुंह पे निकलता है बहुत स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में। अब यहाँ पे ये है सर कि कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस इसलिए ज्यादा हमें हो भी रहा है क्योंकि हम बाहरी दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं, हम खुद के लिए खुद से नहीं जुड़े हुए हैं। हम दिन भर अगर आप देखिए तो मोबाइल चलाते रहेंगे, बाहर इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे या लोगों से बात करते रहेंगे, लोगों का हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमेशा रिएक्ट करने में लगे हैं, रिस्पॉन्ड हम करते नहीं है, है ना। हर बात पे हम रिएक्ट करना चाहते हैं, हर बात पे हम चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें मिला के आपकी पूरी एनर्जी जो सिस्टम होता है उसको बिल्कुल ड्रेन कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं। और शाम तक आते आते आपको लगता है कि आपकी कोई एनर्जी नहीं रह गई। फिर अगर यही पैटर्न आपका रोज 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 आप इसी तरह के पैटर्न में है तो एक दिन ऐसा आता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करने लगते हैं। और स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपकी फैमिली इशू, आपका पर्सनल इशू, आपका करियर इशू। हर लेवल पे हर किसी के स्ट्रेस के कारण अलग अलग है। यंगस्टर्स के लिए करियर इशू भी है, यंगस्टर्स रिलेशनशिप को लेके भी आते हैं, और फैमिली का प्रेशर भी उनके ऊपर है कि भैया करियर बना लो, तो उनके इश्यूज अलग होंगे। एक जो वर्किंग प्रोफेशनल उसका होगा, वर्क प्लेस का स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस सबके अलग अलग है, बट ज्यादा करके स्ट्रेस यही मेन कारण जो यही होता है कि हम बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल वैलिडेशन या एक्सटर्नल वर्ड से ज्यादा जुड़े हैं और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अपने ऊपर काम, अगर मैं किसी से बोलूं कि भैया तुम 10 मिनट बैठ जाओ शांति से, अपने ऊपर काम करो, ध्यान लगाओ या कुछ मत करो, बोलो भी मत, चुपचाप बैठ जाओ, तो वो बोलेगा कि हमें तो ये तो बड़ी बोरिंग बात है, हम तो बोर हो रहे हैं। तो कोई बोर नहीं होना चाहता है, तो एक्टिव रहना चाहता है पर बोर नहीं होना चाहता है। तो जब आप पूरे टाइम एक्टिव रहोगे तो आपका दिमाग भी तो एक्टिव है। तो दिमाग तो क्या है ना, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा ठहराव लाओ, लेकिन आपको कुछ चाहिए, कुछ वैलिडेशन, कुछ स्टिमुलेशन, कुछ होना चाहिए लाइफ में, कुछ तो रहे, कुछ मैजिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या, वो आपके ब्रेन को सोने ही नहीं दे रही, पूरे टाइम आपका ब्रेन एक्टिव है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप स्ट्रेस। अच्छा, पहले लोगों में ये था कि जैसे किसी को कोई तकलीफ होती थी लोग एक दूसरे से शेयर भी करते थे। अब थोड़ा एकांगी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कोई स्ट्रेस आया, जैसे मैं देखता हूँ अपने साथियों के साथ ही मैं काम करता हूँ, तो उनके मनोमस्तिष्क को कोई बात हुई, जैसे किसी ने कुछ कहा तो तुरंत गुस्से में आ जाना और चिड़चिड़ापन आ जाना, फिर काम को लेकर के या सोसाइटी का, एक घर परिवार का भी, जैसे उसके पास घर का भी फोन आ रहा है, घर में उसकी पत्नी परेशान है, घर में कुछ काम चल रहा है, इधर ऑफिस का है, तो इसमें वो तालमेल कैसे बिठाए, उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन। और तो इन सारी चीजों में जैसे आप लोग जब इलाज करती हैं तो आप उन केसेज में लोगों से संवाद बना के, टॉक थेरेपी ये आपका माध्यम होगी। तो इस तरह के जो केसेज आ रहे हैं आपके पास, हमें लगता है इस तरह के केसेस ज्यादा आते होंगे, तो कैसे लोगों को जैसे आप ठीक करती हैं? नहीं उपेंद्र जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि अब आजकल लोग अकेले होते जा रहे हैं, मतलब वो प्रिफर करते हैं, लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं। देखिए दो चीज होती है, एक अकेलापन होता है और एक होता है सॉलिट्यूड। अकेलापन ये है कि मैं अकेले रहूंगा, मोबाइल में मस्त जिंदगी चल रही है, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम ना दो, मुझे रिश्तेदार से नहीं मिलना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने पिताजी के पास बैठूं, इससे बेटर है मैं मोबाइल देख लूं,
तो एक अकेलापन ये आप चूज कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप अपने साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना, आपके साथ कोई नहीं है, पर आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी अकेलापन है। बट वहां पे वो जो सॉलिट्यूड है वो आपको एक हील कर रहा है। और दूसरी तरफ जो आप अकेलापन है, जहाँ आप अकेले मोबाइल में लगे हैं, वो आपको और तनाव में ले जा रहा है, लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो दोनों में अंतर है। आप अकेलापन चूज कर रहे हैं और अकेलेपन में आप कर क्या रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है सर कि दुनिया भर के लोगों से हम मोबाइल पे बात कर सकते हैं, बट हमारे पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। हम शेयर किससे कर रहे हैं? एक दोस्त से जो हमेशा 4 दिन पहले मिला है। और फिर हम कह रहे हैं कि हम किसी के जाने का मन नहीं करता, फैमिली से मिलने का मन नहीं करता। जैसे सर ने बोला कि कोई काम कह दे तो चिड़चिड़ापन लग रहा है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल देखते थे तो उस समय एक हार्मोन सीक्रेट होता है डोपामिन, जिसमें बड़ी खुशी वाली महसूस होती है। एक खुशी में आपने खलल डाल दी कि आओ कुछ काम कर लो, आओ क्या मोबाइल देखते हो, पेरेंट्स के साथ बैठो। तो पेरेंट्स के साथ बैठने में या दोस्तों के साथ बैठने में वो डोपामिन नहीं मिलेगा जो मोबाइल में मिल रहा है। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू चूज मोबाइल एवरी टाइम। जी, पेरेंट्स के साथ नहीं बैठेंगे, रिलेटिव्स क्या जा रहा है, नहीं आप लोग चले जाइए। तो ये अकेलापन चूज कर रहा है बार बार, पर ये अकेलापन वो अकेलापन नहीं है जहाँ ये खुद पे काम कर रहा है। ये अकेलापन ये है जो इसको एक्चुअल में अकेला बना देगा। जी, धीरे धीरे वो सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इतना डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि वो उसकी दुनिया एक वर्चुअल दुनिया है। आज के बच्चों की जो दुनिया है, मैं बच्चों को ही बोलूंगी कि बड़े तो इतने बेवकूफ नहीं होते, वो अपने हिसाब से टाइम चूज करते हैं, मोबाइल कर लेते हैं उसको। पर बच्चों की जो दुनिया है वो वर्चुअल है, वो मोबाइल को ही सब सच्चाई मानते हैं। मोबाइल उनका दोस्त है, हर चीज मोबाइल से देखनी है, हर चीज मोबाइल पे शेयर करनी है। तो ये वजह है लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं फैमिली से भी। और इरिटेशन इसलिए हो रही है क्योंकि आपको जो चीज खुशी मोबाइल दे रहा है वो आप नहीं दे सकते, तो आपके साथ क्यों बैठे बातें करें, है ना। और फिर क्या प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। ये मोबाइल की या वर्चुअल दुनिया में इतने खुश हैं कि इनको लगता है इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल, दे आर नॉट कनेक्टेड टू देयर ओन इमोशंस। कहीं मान लीजिए किसी से अफेयर हो गया, तो फिर एक पीक पे जैसे पहुंचना, और कुछ मैं लव मैरिज भी हो रहे हैं, हालांकि सक्सेस भी हो रहे हैं, और उसमें लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि यंगस्टर्स में कि अभी सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या ऐसी उनके अंदर कौन सी भावनात्मक वो चीज आ जाती है कि जैसे कभी लड़की और लड़की एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और फिर वो दोनों एक तय कर लेते हैं कि भाई तुम रहोगे इस दुनिया में तभी तो सारी खुशियां पाओगे, लेकिन पता लगता है कि दोनों नहीं है। इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं युवा, तो ये इसमें क्या कोई बॉडी में कोई ऐसा कोई मनोविकार पैदा होता है या क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये सुसाइडल केसेस होते हैं? देखिए, रिलेशनशिप आजकल जो लव अफेयर्स हो, ये सारी चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है सर। जी, पहली चीज तो ये देखना कि आज के टाइम में कोई उनका जो रिलेशनशिप है वो कितना टाइम तक चलेगा, ये क्वेश्चन है। वो बहुत ज्यादा लोग जो होती है रिलेशनशिप आजकल कैजुअल डेटिंग, आप लोगों ने तरह तरह के नाम भी सुने होंगे, सिचुएशनल डेटिंग, कैजुअल डेटिंग, टाइम पास कर रहे हैं, या तुमसे भी बात करेंगे और तुमसे जिस दिन नहीं बात होगी और एक बैकअप भी तैयार है हमारा, ये भी चल रहा है। तो हम रिलेशनशिप में बहुत लॉयल नहीं हो रहे हैं, हम रिलेशनशिप में टिक भी नहीं रहे हैं। अगर हम किसी के साथ हैं तो टिकना जरूरी है, वो टिक नहीं रहे। बस जहां भी थोड़ा भी कुछ फाइट हुआ, हम तुरंत दूसरे पे स्विच ओवर कर जा रहे हैं। जैसे कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी टैरो रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने कहा मुझसे, मैंने कहा कि क्या इस इंसान से शादी करनी है जो आप इतना डिटेल पूछ रहे हो? नहीं, इसके मन में मेरे लिए क्या है बताइए, बीच बीच में ब्रेकअप करता है। तो मैंने कहा तो आर यू सीरियसली इंटरेस्टेड? नहीं, सीरियसली इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, बट मुझे ब्रेकअप क्यों कर रहा है? तो मैंने कहा जब इंटरेस्टेड नहीं तो इतना डीप में जाने की क्या जरूरत है? तो आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो पर डीप में भी जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बड़ी फ्रेगाइल टाइप की दिख रही है। आप कमिटमेंट से डर रहे हो, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज है, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे। रिलेशनशिप रखा भी है, ब्रेकअप भी करना है, टाइम पास भी करना है, साइड में भी कोई चल रहा है, क्या है? और अगर सामने वाला बंदा इमोशनल हुआ तो, और जरूरत से ज्यादा इमोशनल हुआ तो वो क्या करेगा? वो तो आपको सब कुछ मान लिया, आपने कहा कि भाई हम तो टाइम पास कर रहे थे, तो वो कहाँ जाएगा? फिर ऐसे लोग सर जीवन से हार जाते हैं, क्योंकि वो तो आपसे अटैच थे ना बहुत ज्यादा, आप अटैच नहीं निकले। आपको लगा कि हम तो एक कैजुअल डेटिंग पे थे, फिर या तो आपने सिर्फ उसको यूज किया, ठीक है हम थोड़े समय के लिए थे, हम अटैच थे, फिजिकली अटैच थे, बट अब ठीक है तुम अपनी लाइफ में चलो मूव ऑन, एक नया वर्ड है मूव ऑन कर जाना।
पर क्या आप मूव ऑन कर पाते हैं? क्या हर इंसान मूव ऑन कर पाता है? मैं आप सभी दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि हर इंसान के लिए इतना आसान है मूव ऑन करना? और इमोशनली जिससे हम इतना जुड़े थे, जिससे इतना प्यार फील किया था, उससे एकदम से डिस्कनेक्ट कर जाए, तो ये वाली जो पार्टी है, ये वाली जो हमारी जनता है, उसको थोड़ा सा धक्का लगता है तो ये या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर ये सुसाइडल केसेस भी होते हैं। और इसमें फीमेल ही नहीं सर, मेरा एक क्लाइंट है जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का बंदा था, उसके फीमेल के साथ ऐसे इश्यूज हुए थे, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, इसकी वजह से वो भयंकर डिप्रेशन में चला गया था। Then I asked him to write down all the thoughts, all the emotions currently he was feeling. बहुत मुश्किल होता है खुद उस इंसान को संभालना। अब ऐसे स्टेज पे ये बंदा क्या करे? रिलेशनशिप पे फोकस करे, उसके फेलियर पे फोकस करे, या करियर पे फोकस करे? ब्लैंक। तो ये जो दूसरा की लोगों में जैसे पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग की बात होती जी, कि जैसे हमारा जो, जैसे हम लोग सनातन जो हमारा धर्म है, जो रिलीजन है, उसमें ये है कि जैसे जो हो रहा है, गीता कहती है कि जो हो रहा है अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो जब वो थॉट एक देता है और एक ये है कि ये जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हम इसको करेंगे ही करेंगे, फिर तो जो हमारा धर्म है, जिससे अब थोड़ा सा लोगों में धर्म के प्रति चेतना बढ़ी है, लेकिन अपने जीवन को कैसे लोग संयमित करें, संतुलित रहे कि मानसिक शांति मिले। और सबसे बड़ी समस्या इसमें अनिद्रा की हो रही है। लोग लेट नाइट तक जगते हैं और कई डॉक्टर्स भी आते हैं, बताते हैं कि लोगों को नींद ही नहीं आती है। तो ये सब जो कारण है, मेरा ख्याल है कि जैसे एरोप्लेन का एक थिंक टैंक होता है, वैसे हमारे शरीर का ये थिंक टैंक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारा जब तक ये कैसे ठीक रहे, आप एक मनोचिकित्सक हैं तो इस नाते की, चूंकि आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, लोग आपको शेयर भी करते होंगे, तो मानसिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहें, हमको क्या करना चाहिए और कैसे इन चीजों से बच के हम बीच से निकल सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मानसिक चीजों से स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स को तो तुरंत डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करते हैं, हम मेंटल हेल्थ को इतनी वैल्यू नहीं देते कि यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस चल रही है वो हमारी लाइफ में इतनी खलल वलल मचा देगी, इसको हम वैल्यू नहीं देते जब तक वो इस हद तक बढ़ जाए कि आपके शरीर पे उसके प्रॉब्लम्स आने लगे। हम सोचते हैं ना बॉडी अलग है और माइंड अलग है, बट अगर आप लुइस हे को पढ़ें, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर सेल्फ, तो आपको समझ आएगा जितनी भी बॉडी की प्रॉब्लम्स है उसके पीछे कारण आपका मेंटल हेल्थ है या आपका मेंटल इश्यूज है। अब जैसे सर ने कहा नींद की प्रॉब्लम्स आ रही, और आजकल यंगस्टर्स को नींद की बहुत प्रॉब्लम आती है, अनिद्रा की बहुत शिकायत है। अब आप क्या कर रहे हो? नेचर क्या कहता है? सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो। और यंगस्टर्स क्या करते हैं? इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं। आपका दिमाग जब शांत होना चाहिए सर, जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे एक हार्मोन होता है मेलानिन जो होता है, उसकी मात्रा कम बढ़ती जाती है, जिससे आपको लगता है कि अब हमको दिमाग को पैसिव रखना है, शांत रखना है। पर हमने उसको रखने नहीं दिया, क्योंकि हम तो कॉफी, चाय और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मोबाइल, जो हमें ये फील ही नहीं होने देता कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, पैसिव हो जाओ, रेस्ट का टाइम है। तो हमारा दिमाग जो है वो, हमारा नर्वस सिस्टम है वो रात भर अराउजल है। अगर रात में भी वो अराउज है, उत्तेजित है, स्टिमुलेट हो रहा है, तो हमारे माइंड को सिग्नल क्या मिल रहा है? अभी तो दिन है, अभी तो एक्टिविटी का टाइम है, जागो। तो हम जाग रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। हमने जब सोने का टाइम है तो अपने आप को जगाया है, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने नर्वस सिस्टम को जगाया है। तो फिर आपने वो हैबिट बनाई है, अब आपकी एक दिन में वो हैबिट निद्रा से निद्रा तो आएगी नहीं, क्योंकि आपने वो नेचर के खिलाफ जाके वो काम किया है। और सुबह जब कहता है भगवान की जागो, सूर्योदय हो रहा है, सूर्य भगवान को देके जल का अर्घ दीजिए और अपने एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, जो आपको करना है कीजिए। उस समय हम सो रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? नींद की गोली खा रहे हैं। तो हम पूरा का पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं, अनिद्रा कर रहे हैं। अनिद्रा क्यों हो रही? क्योंकि आपका ब्रेन को जब शांत होना चाहिए उस समय वो उत्तेजित है, और जब उत्तेजना की जरूरत है, जब एक्टिविटी की जरूरत है एक्चुअल में, तब हमारा ब्रेन शांत सो गया है, क्योंकि हम सो रहे हैं उस समय। तो ये है अनिद्रा का मेन कारण। और अनिद्रा के
कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो आज की तारीख में कंसीडर करती हूँ वो है मोबाइल। मतलब वो स्ट्रेस से भी ज्यादा मोबाइल है। अगर आपने रात में रोज आदत डाल ली मोबाइल देखने की, तो कम से कम मैं यही अपने दर्शकों को बोलूंगी कि अगर जब भी आपको सोना हो तो कम से कम उसके 45 मिनट पहले मोबाइल छोड़ दीजिए। 45 मिनट पहले धीरे धीरे तब आपका ब्रेन शांत होना सीखेगा। पर मोबाइल ऐसी चीज है ना कि वो आपको बोर होने नहीं देती है। इसलिए आज छोटा बच्चा भी मुझसे ये बोलता है, मैडम मैं बोर हो रहा हूँ। तो क्या होता है, लो मोबाइल लो बेटा, टाइम पास करो। बोर नहीं होने देना है ना दिमाग को। तो जब बोर नहीं होगा तो एक्टिव रहेगा ही, तो एक्टिव रहेगा तो नींद कहाँ से आएगी उसको। तो यहाँ ये भी मानने की जरूरत है कि कुछ पल ऐसे आएंगे जहाँ बोर भी होना पड़ेगा। हम आप लोग क्या करते थे सर कि जब जाड़ा होता था तो हम चटाई में बैठ के किताब पढ़ते थे, कुछ देर तो चिड़िया देखते रहते थे। बोर हम भी हो रहे होते थे बट हम उसमें एक रिलैक्स हो रहे होते थे। उनको बोल दो कि यही काम कर दे कि जाओ बेटा आधा घंटा कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठ के चिड़िया गिनो। नहीं कर पाएंगे वो, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी बोर। बोरिंगनेस उनको चाहिए नहीं, एक्टिविटी चाहिए। भैया ब्रेन आपका मतलब ब्रेन भी तो एक, उसको भी तो रिलैक्स होने का टाइम चाहिए ना, क्योंकि ब्रेन के तो दोनों पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी और पैरासिम्पैथेटिक भी है। तो एक तो चाहेगा ना कि आप रिलैक्स, तो आप कब हो रहे हो रिलैक्स। अच्छा मैम, ये बात जैसे हर बीमारियों के तो हम लक्षण से जान लेते हैं कि खांसी आ रही है और बुखार आ रहा है तो एक फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर जो किसी में मनोरोग है तो उसके क्या लक्षण हैं, वो कब मनोचिकित्सक से वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगर जो व्यक्ति के भीतर हैं तो उसके बाद वो मनोचिकित्सक से संपर्क करें। ये बहुत सही आपने सवाल पूछा कि देखिए बहुत अच्छी बात समझने कही कि अब हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं लोगों में, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है कि किस टाइम पे हमको लगना चाहिए कि दिस इज अ हाई टाइम टू टॉक टू योर साइकोलॉजिस्ट। और अगर ज्यादा सीरियस इश्यू है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने में भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा है, लोग क्या बोलेंगे, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए अगर सीरियस केस है। और अगर काउंसलिंग इशू है, लाइक एंजाइटी है, थोड़ा बहुत उसको स्ट्रेस हो रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी बात कर सकता है। मेजरली हम देखते हैं कि अगर उसका जो रूटीन है डेली का, उसमें इंटरप्शन आ रहा है और वो प्रॉब्लम जो है वो पिछले 6 महीने से लगातार बनी है कि वो सो नहीं पा रहा है, ठीक से खाता नहीं है, उसमें दुख की भावना ज्यादा है ना। और वो जो काम के प्रति जो एफिशिएंसी थी, जो कार्य क्षमता थी, वो घटती जा रही है, वो बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा है, ठीक से भूख नहीं लगती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, घर वालों के साथ में भी डिस्कनेक्ट फील कर रहा है। तो ऐसे कोई भी इश्यूज अगर आप उसको फील हो रहे हैं, खुद में बड़ा डिप्रेशन आ रहा है, खुद में बड़ी निगेटिविटी आ रही है, बोलने का मन नहीं करता है, रोने का मन करता है, तो ऐसे कोई भी इश्यूज हो तो आप टॉक टू योर साइकोलॉजिस्ट। मतलब मैं तो ये बोलूंगी बहुत वेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी आपको डिस्टर्बेंसेस लग रही है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो आप बात कर सकते हैं सर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर वालों से शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। और अगर घर वालों से कह भी दें और शायद वो अवेयर ना हो तो अरे ठीक है चलो काम करो, पर आप घर वालों से अगर नहीं कह पा रहे कि अंदर से मन रो रहा है, नहीं कह पा रहे, तो यू कैन टॉक टू साइकोलॉजिस्ट। इसमें जागरूकता का भी अभाव है। जैसे हम लोग और बीमारियों को लेके बहुत कॉशियस होते हैं, तो हमारा जो मन है, जो हमारा मन सबसे बड़ा यही हमको चलाता है। और इसमें अगर जो कुछ समस्या आ रही है तो लोग आमतौर पे इसको इग्नोर करते हैं, और घर परिवार के लोग भी इसको सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही। लेकिन इसको मुझे लगता है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप जो बताएंगी, क्योंकि लोगों के लिए आज मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि हम जिस तरह से आप शहर में अखबारों में भी रोज देखती होंगी कि जिस तरह से लोग छोटी छोटी बात पे, बहुत सामान्य सी बात है, सड़क पे आप जा रहे हैं, अगर जो किसी को धक्का लग गया तो उसी पर उसने, तो ये क्या है, ये यही से मामला। यहाँ शांति नहीं है ना, शांति नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज कि हम अपने बच्चों की जैसे बीमारियां हम देखते हैं कि भाई बच्चा हमारा स्वस्थ है, मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है, इसके लिए हमें मनोचिकित्सक से बिल्कुल संपर्क जरूर करना चाहिए। संपर्क करना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये कभी भी स्टिग्मा ना जाने, और
साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दूर तक चले जाते हैं तब जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम झेलने के बाद जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जितने भी सिम्टम्स दे जा रहे हैं उसमें से कहीं भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कहीं भी अशांति महसूस हो रही है, कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं, घर वाले कहते हैं हमारे तो खानदान में लोग गुस्सा करते हैं, नहीं, गुस्सा नॉर्मल नहीं है। आपका गुस्सा इस हद तक है कि आप अपने को और दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगे, वो नॉर्मल नहीं है। हियर यू हैव टू टॉक टू योर साइकोलॉजिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे सर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आपको दिखेंगे जो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल चीजें हैं, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो आपकी आगे के रिलेशनशिप को भी वो डिस्टर्ब करेगा। तो पेरेंट्स को भी अवेयर होने की जरूरत है कि हम फिजिकल हेल्थ को तो ध्यान दे रहे हैं, पर उनकी मेंटल हेल्थ को भी देखें कि वो किस तरह का बच्चा हमारा सोच रहा है, किस तरह का बिहेवियर है उसका, गुस्सा किस तरह का है ना, बहुत दुखी तो नहीं है, बहुत कटा कटा बच्चा तो नहीं रहता, अलग अलग तो नहीं रहता, अटेंशन स्पैन कितना है उसका, कितनी देर तक वो फोकस कर पा रहा है। ये सारे ऐसे मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं जो बच्चों में खासकर जरूरी देखना चाहिए हमें माँ बाप को। सिवाय इसके कि उनके एकेडमिक्स कितने अच्छे हैं, मेरा बच्चा खा पी रहा है, उसके अलावा उनके मेंटल हेल्थ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इमोशनली वो कितना कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं कि घर में कोई भी आता है तो वो अपना कट कट के रहता है, बच्चा विड्रॉल तो नहीं रहता है। ये सारी चीजें जहाँ बच्चे से बात करने की जरूरत है। तो पेरेंट्स का अवेयर होना ज्यादा जरूरी है, तभी वो बच्चों के लिए भी ज्यादा अवेयर होंगे। और मेंटल हेल्थ ऐसा इशू है जो मैं कहूंगी कि बच्चा पैदा होता है तब से लेके एक ओल्ड एज का बंदा जो 80 का है, वो मेंटल हेल्थ अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह से अफेक्ट करती है। तो जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयर है, हमको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही अवेयर होना चाहिए। एक सीबीटी और जो आप हिप्नोथेरेपिस्ट, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि सीबीटी में आप क्या करती हैं? क्या सर ये दो टेक्निक्स हैं साइकोथेरेपी की, एक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एक है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मैं ज्यादा यूज करती हूँ। इसमें बेसिकली हम थॉट पे काम करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं हम कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपकी किसी ना किसी थॉट की वजह से आ रही है, आपकी कोई ना कोई फॉल्टी थॉट है। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मान लीजिए आपने बोला मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैंने कहा अच्छा गुस्सा आता है, फिर आप क्या करते हैं गुस्से में? आपने बोला कि मैडम कल गुस्सा आया और मैंने ना वो टेबल पे बहुत तेज मारा और कप प्लेट तोड़ दी, बड़ा गुस्सा आया, और आपने गुस्से का बिहेवियर बड़ा इलैबोरेट करके मुझे बताया। फिर वो मेरी वाइफ थी ना, उससे ऐसा बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया बड़ा तेज, और गुस्से में मैंने ये किया। तो मैं कहूंगी सर रुको, ये बताओ कि आप सोच क्या रहे थे उस समय? सोच क्या रहे थे? तो आप बोलोगे इसमें सोचना क्या मैडम, मेरी वाइफ ने ऐसे से बोला, मेरे को गुस्सा आ गया, मेरी वाइफ की वजह से आया मुझे। मैं बोलूंगी सर थॉट क्या चल रही थी? तो आप बोलोगे मैंने उससे पानी मांगा ना, उसको पानी देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया? वो मेरी वाइफ है, उसको मेरा सुनना चाहिए था ना। तो चाहिए वर्ड आ गया। चाहिए क्या था वर्ड है? जो डिमांडिंग है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपके ऊपर कर रहा है। कितना गुस्सा आ रहा है कि मैंने जो से मांगा वो मुझे नहीं मिला, मिलना चाहिए था ना। तो कैसे ये थॉट ने आपको गुस्सा बढ़ा दिया? अभी मैं बोलूं इस थॉट के साथ कितना गुस्सा है, कितने गुस्से का परसेंटेज कितना है आपका, कितना गुस्सा है? आप बोलोगे 100% मैडम बड़ा गुस्सा आया था। अभी मैं यहाँ बोलूं कि सर अगर स्टेटमेंट के जगह आप ये स्टेटमेंट यूज करते कि मुझे अच्छा लगता मेरी वाइफ मुझे पानी का ग्लास देती, पर ये जरूरी तो नहीं है। अभी यहाँ गुस्सा कितना हो गया? 100 से कितना आ गया? 0 पे आ गया। मैंने मात्र आपकी एक थॉट को रिप्लेस करके दूसरी थॉट जो थोड़ी बेटर थी वो प्लेस की है, और आपका गुस्से का परसेंट 100 से सीधे 10 पे आ रहा है या 0 पे आ जा रहा है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पे हम आपकी अलग अलग इरेशनल बिलीव्स को, फॉल्टी थॉट्स को, जो गलत विचार हैं जो आपने न जाने कहाँ से ले रखे हैं, आपने कहाँ से सीखा है, वो उनको हम चैलेंज करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, और उसकी जगह पे हम पॉजिटिव या फिर जो रेशनल, जो कि तार्किक लॉजिक है, उसको हम आपके पास में रखते हैं कि ये वाला फिट ज्यादा बेटर है, और अब आप इसके साथ प्रैक्टिस करिए। क्योंकि गुस्सा तो आम दिन आता है। मुझे गुस्सा आया, मेरे स्टूडेंट्स मुझे विश क्यों नहीं किए? उनको तो करना चाहिए था। अब मैं सारे स्टूडेंट्स की क्लास लगा दी, ये सब चलता अंदर चल रहा है, ये चलता है। तो मैंने सारे स्टूडेंट की क्लास लगा दी, पर उनको क्या, वो तो मजे ले लिए और मेरे को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बट द मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे अच्छा लगता है मेरे स्टूडेंट मुझे विश करते, पर ये जरूरी तो नहीं है, बट नॉर्मल।
सो इस तरह से हम अपने थॉट्स को चैलेंज करते हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई और वो आईआईटी का रिटन एग्जाम दे रही थी जी। और उससे गलती से उसे इतनी फियर में आ गई कि 45 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकती थी, उसने मात्र 16 क्वेश्चन किए। आउट ऑफ 75 शी ओनली डिड 16 क्वेश्चन। मैंने पूछा क्या चल रहा था? मैम डर था। मैंने कहा डर तो रहेगा ना भाई, जब तुम एग्जामिनेशन रूम में जाओगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डर रहेगा। सोच क्या रही थी? थॉट क्या चल रहा था? इमोशन तो बता दिया, डर। सोच क्या रही थी? मैडम सोच रही थी कि मेरे से ना हो पाएगा, मेरे से ना हो पाएगा, वो उसको, और ये थॉट चले तो हेल्पलेसनेस आई, है ना, कि अब उसने पेपर डर के मारे दिया ही नहीं। मैंने कहा इसके जगह पे और कौन कौन सी अल्टरनेटिव थॉट हो सकती थी? ये हो सकती थी कि पास्ट में मैंने किया है, चलो कुछ नहीं, कुछ तो और करते हैं, चलो जितने आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं, और मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा, पर जितने आ रहे थे तो करें। तो पॉजिटिव थॉट्स को हम रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन हमने फियर पे इतना जरूर से ज्यादा फोकस किया कि उससे रिलेटेड थॉट क्या ही, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये नेगेटिव थॉट को हमने रिप्लेस कराया। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम फेल हुई हो? कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम पेपर छोड़ के आई हो? पास्ट में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? नहीं, हमेशा तो 90s में आई हो। तो ऐसे कर करके जो भी आपकी नेगेटिव थॉट होती है उसको हम रिप्लेस करते हैं एक रेशनल थॉट से। पॉजिटिव थॉट जरूरी नहीं हो, नहीं नहीं तुम कर लोगी, शाबाश सब कर लोगी, नहीं, रेशनल थॉट। क्या ऐसा हुआ है कि पास्ट में कभी नहीं कर पाई हो कुछ भी? क्या ऐसा हुआ है कि कुछ एक भी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा? तो हम रेशनल थॉट रखते हैं। ये सीबीटी है जो बहुत वर्किंग होती है और बहुत वर्क करती है, स्पेशली चैलेंजिंग योर थॉट्स और रिप्लेसिंग देम विद अ मोर रेशनल थॉट्स। हिप्नोथेरेपी थोड़ा डीप लेवल का काम है, इंस्पायर्ड बाय फ्रायड। यहाँ पे हम सर मानते हैं कि आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे आपका अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपके अवचेतन मन में क्या चल रहा है, जो आपको खुद ही नहीं पता है। खुद ही नहीं पता है, क्योंकि चेतना की सारी चीज आपको पता है, लेकिन मैं पूछूं सर आपको पता है जो आप गुस्सा करते हैं ना बार बार, ये कहाँ से आ रहा है? आप बोलेंगे अरे इन्होंने गुस्सा दिलाया तो आ रहा है। नहीं सर, आप ना याद करिए और बैक में जाइए और बैक में जाइए। आपको मैं ट्रांस में ले जाऊंगी, हिप्नोथेरेपी में ले जाऊंगी, और आप बैक बैक करते करते उस स्टेज पहुंच जाएंगे जहां आप बोलेंगे हाँ, जब मैं 4 साल का था ना तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तब से मुझे ना मेरा गुस्सा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो मेरा गुस्सा फूटता रहता है। इस तरह दूसरा केस जिसमें एक लड़की, इसको पानी से बहुत डर लगता है, वो पानी को देख के डरती रहती है, जवान लड़की है, पानी से डर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्यों डर रही है। हिप्नोथेरेपी में पता चला कि जब वो 2 साल की थी तो उसकी मौसी ने उसको पानी में डुबो दिया। तो पानी में डुबो दिया था, खराब एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस, डर का एक्सपीरियंस, भीगे थे, बीमार पड़ गए थे, निमोनिया हो गया था, हेल्पलेसनेस का एक्सपीरियंस, वो सारा स्टोर्ड है। तो पानी से उसने कंडीशनिंग की कि पानी हेल्पलेसनेस देगा, पानी प्रॉब्लम देगा, पानी नेगेटिव है। तो कैसे आपकी वो मेमोरीज जो आपकी स्टोर्ड है, आपके सबकॉन्शियस में है, इवन यू आर नॉट अवेयर, आपको भी उसकी जागरूकता नहीं है, उसको हम ट्रांस में ले जाके क्लाइंट से बोलते हैं, हील करते हैं, वो क्लाइंट खुद वहां पहुंच जाता है धीरे धीरे। फिर वहां से उसको निकालते हैं, उस डर को निकालते हैं। डर भी हो सकता है, हेल्पलेसनेस भी हो सकती है, कोई भी इमोशन हो सकता है, कोई भी फीलिंग हो सकती है। किसी को फील नहीं होता है कि हम रिलेशनशिप में हमेशा ब्रेकअप होते हैं हमारे, हम रिजेक्टेड होते हैं, क्यों हो रहे हैं? तो पूछा जाता है फिर ट्रांस में ले जाके, when it was the first time you felt rejected, तो रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते, उसके पेरेंट्स होते हैं। एक बच्चे ने कहा जब मैं पैदा हुआ था, पैदा हुआ बच्चे की मेमोरी कहाँ से याद है? उसने कहा मैं पैदा हुआ था, मुझे किसी ने गोद में नहीं लिया। वो बच्चा जो लेटा है, अभी 1 दिन का बच्चा है, उसे किसी ने गोद में नहीं लिया, माँ ने वार्मथली सीने से नहीं लगाया, तो वो जो वार्मनेस थी वो नहीं, और पिता ने कहा फिर से लड़की आ गई। that the child heard, सुन लिया कहानी उसने, स्टोर्ड है, अनलव्ड, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, आई डोंट डिजर्व लव। और ये आज का बंदा 30-35 साल का, ऐसे प्यार नहीं मिल रहा है, he always feel rejected। तो यहाँ से हम आपके जो सबकॉन्शियस में चल रहे हैं वहां से चीजों को निकालते हैं, जो स्टोर्ड मेमोरीज हैं, स्टोर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जो बुरी यादें हैं, जो ऐसी इच्छाएं हैं जो आप अवेयर भी नहीं, उनको हम निकालते हैं, आपको अवेयर करते हैं, और आप उसके जगह पे आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनर चाइल्ड वर्क। कि आप इतने बड़े तो हो, पर एक बच्चा है आपके अंदर जो अभी भी है,
जैसे कभी कभी मैं अपनी लेवल की बात करूँ तो मान लीजिए किसी बात में मैं रोने लगी, इतनी बड़ी होगी रो रही हो, तो दूसरा कहेगा यार क्या है मैडम, प्रोफेसर होगी रो रही है ना। पर मैं अपने से पूछूंगी ये कौन सी तुलिका है जिसकी इच्छा नहीं पूरी हुई है, ये कौन सी एज की तुलिका है जो रो रही है। तब आप अपने आप समझ में आ जाएगा ये 40 इयर्स वाली तुलिका नहीं है, ये बैक टू है। ये जब ये 4 साल की थी ना, इसके साथ ये वाली बिहेवियर हुआ था, इसलिए इसका रोना रुका नहीं है। तो जब जब ऐसे बिहेवियर होंगे इसको रोना आएगा। तो ये बड़ी डीप एनालिसिस होती है जो हम हिप्नोथेरेपी में हम करते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनको डीप वर्क कराना अपने ऊपर, जो ज्यादा अवेयर होते हैं तो वो हिप्नोथेरेपी के लिए आते हैं। या फिर ऐसे इश्यूज जो कहीं सीबीटी में रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम हिप्नोथेरेपी करते हैं उसकी। कितनी सीटिंग्स होती हैं जैसे? हिप्नोथेरेपी में सर तो कम से कम 3 से 4 सेशंस तो होते ही हैं, कम से कम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट आल्सो, कितनी जल्दी वो हील कर जाए। तो कितना टाइम, मतलब हिप्नोथेरेपी में सर एक सीटिंग में कितनी देर बैठना होता है? 2 से 2.5 घंटे मिनिमम हिप्नोथेरेपी में। सीबीटी में भी 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है बात करने में, एक सेशन में। तो आज तो मुझे लगता है कि आज इतनी जानकारी आपने, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और डॉक्टर तुलिका यहाँ बेतिया आता में बैठती भी हैं और एक अच्छे फीमेल साइकोलॉजिस्ट के रूप में आपकी पहचान है। हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए कोई संदेश आपका हो तो मैं चाहूंगा कि आखिरी में। जी बिल्कुल। मैं पहले तो सर का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि सर ने मुझे बुलाया और इस बात टॉपिक पे बोलने के लिए दिया। मैं अपनी सभी ऑडियंस से कहती हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर रहो। और मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति में एक क्षमता होती है, एक पोटेंशियल होता है। और हमारा अगर मैं ये बोलूँ कि जन्म क्यों हुआ है, तो यही जन्म इसीलिए हुआ है कि हम रियलाइज करें उस पोटेंशियल को, उस क्षमता को, और आगे बढ़े। और एक दूसरे का कंपैरिजन कुछ है नहीं, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। लव स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ, तो सेल्फ लव पे ध्यान दें। ऐसा काम ना करें जो आपको, आपके मन को, आपके इमोशंस को, आपको मेंटली ड्रेन्ड करे। अगर ऐसी कोई चीज है, उससे अगर आप अपने आप को दूर कर लेते हैं तो इससे बड़ा सेल्फ लव कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी सारी ऑडियंस को धन्यवाद दूंगी और 90 FM को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सर। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अगले हफ्ते किसी और शख्सियत को लेके आएंगे। डॉक्टर तुलिका पांडे हमारे स्टूडियो में आई और इन्होंने इतना समय दिया, इसके लिए हम लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आप लोगों को मन मस्तिष्क से स्वस्थ बनाती रहें, यही हम सबकी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।